फाइनेंसेस की बात करने के लिए और एक बहुत ही इंसाइटफुल सेशन ज्वाइन करने के लिए। सो दैट इज वेरी अमेजिंग। आई होप मेरी आवाज सबको लाउड एंड क्लियर आ रही है। एक दो लोग बस चैट पे मुझे यस बोल दीजिए अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। यस, so we have a lot of people with here today. That's loud and clear. Okay, thank you so much, Babita ji. Okay, so Sachin, अब आप enter कर लीजिए. Okay, जी. Okay, so okay, without any delay, let's start this session. So I will be sharing my screen. Just a second. जी. आप ऐड कर पा रहे हैं? आप एडमिट कर पा रहे हैं सचिन? You're able to admit, right? हाँ जी, हाँ जी. Okay, okay. ये present mode में can you help me switch this to present mode, please? Yep, you can go to below. Yep. Yeah. Okay. Okay. Namaskar everybody. So आज का हमारा टॉपिक है why SIPs aren't enough smart planning for 2025. अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि हमारा टॉपिक का नाम SIPs aren't enough क्यों है। काफी सारे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं, काफी नए लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं। सो SIPs aren't enough हम बोल रहे हैं, जबकि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं खुद ही, और हम SIP की पावर को हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इस सेशन का ये है कि SIPs aren't enough, मतलब SIPs को हमें एक डायरेक्शन और प्लानिंग से करना है आगे आने वाले डेकेड में, 2025 में। अब वो क्या प्लानिंग है और क्यों 2025 एक स्पेशल साल है जिसको हमने चुना है कि अब यहाँ से जाते हुए वी हैव टू हैव अ मोर एक्टिव अप्रोच। अभी तक एक पैसिव अप्रोच काम कर रहा था कि ठीक है हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारी SIP चल रही है और चलती रहेगी, बट यहाँ से आके क्यों एक एक्टिव अप्रोच की जरूरत है, इस बारे में आज का हमारा एक शॉर्ट सेशन है। हम बहुत लॉन्ग आपका बहुत समय नहीं लेंगे छुट्टी वाले दिन। सो वी विल बिगिन दिस। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे पैनल मेंबर्स को, मिस्टर दीपक जैन एंड मिसेस बनीता जैन। दे आर द फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ एशवी इन्वेस्टमेंट। दे हैव बीन रनिंग दिस कंपनी, 25 सालों से आपके साथ वो जुड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली हमने 25 सालों की हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी किया था, जिसका हम एक शॉर्ट वीडियो आपको लास्ट में जरूर दिखाएंगे। तो दीपक जैन और मिसेस बनीता जैन इस इंडस्ट्री में बहुत ही गॉड ग्रेस से एक बहुत अच्छा नाम है। फ्रॉम क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्री फोक अलाइक हमें काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिले हैं एफर्ट्स के लिए इनके। सो फ्रॉम SIP किंग बोला जाता है। सो सर एंड मैम, क्या आप सबको एड्रेस करना चाहेंगे? जी, हेलो सभी को, नमस्कार। गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। और ये सेशन गणेश चतुर्थी के दिन, जैसा कि अश्विन ने बोला कि कुछ जब हम लोग नए चीज की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं, तो आज से हम लोगों ने ये वेबिनार की शुरुआत की है, जो कि हम लोग की कोशिश है कि इसको हर महीने कुछ ना कुछ इंसाइटफुल हम लोग जारी रखें, कुछ नई चीजें लेके आप लोगों के सामने आए, और इसमें कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू ऐड जरूर होगी। जो आपने आज अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी। तो बस बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बनीता जी। थैंक यू फॉर एवरीवन। जैसा दीपक ने बोल दिया है, अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके सर को ही इनवाइट करेंगे। और आगे जो भी है, मेरे बारे में अभी अश्विन ने मुझे आपको बता दिया कि मैं बनीता जैन, एशवी इन्वेस्टमेंट की फाउंडर एंड डायरेक्टर। थैंक यू। Yes. Thank you so much, ma'am. Panita ma'am is truly the backbone of our company. So, thank you so much. So, अब इस सेशन का
So, okay. Okay, little bit about me. I am the second generation leader at Ashwin Investment. मैं फिलहाल marketing head कर रही हूँ. मेरी education भी marketing है और मैंने certified financial planning पढ़ी है. अब मेरा आज यहाँ से जाते हुए मेरा विजन है टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीबडी, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट ओनली फॉर द रिचेस, जैसा एक कॉमन मिथ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो सिर्फ किसी स्पेसिफिक लोगों को चाहिए. इनफैक्ट इसकी अभी ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है. तो मैं अपनी एजुकेशन और मैं अपनी एक्सपीरियंस के बाद ग्रोइंग अप विद आश्वी इन्वेस्टमेंट, मैं इस कंपनी के साथ बड़ी हुई हूँ. तो मेरा एक ही विजन है कि इसको और एम्पलीफाई करना, फाइनेंशियल प्लानिंग को घर घर तक पहुंचाना और लोगों को ये रियलाइज करवाना कि हम लोग कैसे एक एक्टिव अप्रोच रख के इंडिया की मार्केट में वेल्थ बना सकते हैं. माय सेकंड होस्ट विद मी इज ऋषिका जैन, माय एल्डर सिस्टर, माय लाइफ कोच एंड द प्रोडक्ट हेड एट आश्वी इन्वेस्टमेंट. Rishika, would you like to give your intro yourself? हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका जैन. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक लीगल बैकग्राउंड से आती हूँ. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो एक लीगल बैकग्राउंड की हैं उसे फाइनेंस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है. तो मैं विल्स एंड एस्टेट प्लानिंग पे काफ़ी ध्यान देती हूँ. एंड आई ऑल्सो लुक आफ्टर एनआरआई क्लाइंट्स, क्योंकि एनआरआईज को बहुत प्रॉब्लम होती है इंडिया में इन्वेस्ट करने में. देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि मैं डे इन डे आउट अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ. ऑन दिस टॉपिक जो आज हम वेबिनार कर रहे हैं, इसमें आई जस्ट वांट टू से कि आप अगर इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट अबाउट द वेबिनार इज दैट कि हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट सेंट्रिक माइंडसेट से हटकर अपना लाइफ सेंट्रिक माइंडसेट पर आए. हमारी लाइफ में हमारे इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं, हमारी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स का क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, मनी क्या रोल प्ले करता है, हमारी मनी के साथ रिलेशनशिप कैसी है, ये सब अंडरस्टैंड करके जब हम एसआईपी को करते हैं तो एसआईपी हमारे लिए 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू एड्रेस टुडे, कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ना देखें, सिर्फ ये नहीं देखें कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, बट वी ऑल्सो सी कि हम किस तरह से एसआईपी को अपना एक पावरफुल टूल बना सकते हैं लाइफ प्लानिंग के लिए. सो आई थिंक इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव टेकन बाय Ashwin, and I wish you all the luck to begin. Thank you. Okay, thank you so much for that address, Rishika. So yes, now you know the basic of this कि हम product focus नहीं, हम life focus करना चाहते हैं, which also makes me invite our chief guest, जिनका चेहरा आपने सारे posters पे देखा और जिनका चेहरा देखकर आप यहाँ आए हैं. Mr. Krishan Mishra is here with us. एक brief intro मैं देना चाहूंगी. Sir is a TEDx speaker और उनका he is an alumnus of IIFT and EDII. He is also the CEO of the FPSB India, which is a 100% subsidiary of the Financial Planning Standard Board. So खुद Financial Planning Standard Board के CEO आपको आके बताएंगे कि क्या importance है financial plan की और कैसे हम अपने personal goals को wealth building कर सकते हैं और personal goals को achieve कर सकते हैं. So without any further ado, hello sir. Hi Ashwin and hi Rishika, Deepak ji, Hi Vanita sir, ji. how are you doing? So good to meet all of you. Thank you so Hello. much for Yes. inviting me here. And Thank you so much for congratulations for accepting. completing 25 years. I think we Thank you. complete 25 years of SIPs in India, and at the same time we complete 25 years of HP investment, which is really a good sign. Yeah. Yes, definitely. Sir, let's start off by your vision, by understanding the importance of financial planning. थैंक यू अश्विन, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आई थिंक सबके लिए इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि इट इज अबाउट मनी मैनेजमेंट, लेकिन ये मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं है. इट इज अबाउट आवर लाइफ. हाउ डू वी एक्चुअली मैनेज आवर लाइफ. आप देखिए, जब भी एक बच्चा पैदा होता है इन एनी फैमिली, राइट, फ्रॉम दैट टाइम ओनली आप देखिएगा कि उस बच्चे के जन्म से ही हमारे एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मोमेंट इन लाइफ दैट यू हैव अ किड who has been born, a child is born. But this child, obviously, at the time of birth, will need a maternity expense in the hospital. When the child grows, okay, child जब आगे बढ़ता है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल का एडमिशन इज अ पॉजिटिव एंड अ सेलिब्रेटरी मोमेंट
but there is also a negative moment of paying the expenses towards the school fee. और जब ये बच्चा आगे बढ़ता है, 12th कंप्लीट करता है, से इंजीनियरिंग या कोई मेडिसिन या किसी और कोर्स में जाता है, तो वहां पर भी इट्स अ पॉजिटिव मोमेंट, सेलिब्रेटरी मोमेंट फॉर यू, लेकिन साथ साथ में एक नेगेटिव मोमेंट होता है, आपका एक एक्सपेंडिचर जाता ही जाता है। और उसके बाद फर्दर जब बच्चा फर्दर MBA करे या कुछ और करे या मैरिज हो, कहीं भी हर लेवल पे एक्सपेंसेस हमारे हर जगह पे आते रहते हैं। होता क्या है कि हमारी लाइफ में हम इन चीजों को अनप्लान्ड तरीके से करते हैं, हम उन एक्सपेंसेस को प्लान नहीं करते हैं। अगर हम सही टाइम पे प्लान करें, हमारे गोल्स को डिफाइन करें, क्योंकि अगर गोल बेस्ड प्लानिंग होगी तो हमें लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हर व्यक्ति की अपने जीवन में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे मुझे अगर प्यास लगी है तो आई नीड वाटर, व्हेन आई एम थर्स्टी आई नीड वाटर। एट द सेम पॉइंट इन टाइम, if I want to have a better life, I need a financial plan, because the financial plan will actually give me a very good direction towards my life. आप देखिएगा, जब हम MBA करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं, उसके बाद हम अपना करियर शुरू करते हैं, तो हमारा गोल है कि भाई 27-28 की उम्र तक मुझे कार खरीदनी है। तो इसके लिए क्या मैंने प्लान किया, मैंने किया मान लीजिए, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस भी साथ साथ में बढ़ते गए, और 27-28 होते होते अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी प्लानिंग टुवर्ड्स माई कार मूव्स टू से 32। और जब मैं 30 की एज में पहुंचता हूं, तब तक मेरे घर में एक बेबी हो जाता है, और अब मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में प्लानिंग करनी है। तो अगेन व्हाट हैपेंस इज माय गोल टू बाय दैट कार शिफ्ट्स फ्रॉम से 32 टू 35। और इसी तरीके से हमारे घर के परचेजेस, हमारे दूसरे ट्रैवल के एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सो लाइफ के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लाइफ हैज पॉजिटिव मोमेंट्स एंड नेगेटिव मोमेंट्स, अप्स डाउन्स चलते रहता है। लेकिन जैसे ECG रिपोर्ट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, है ना, और अप्स एंड डाउन्स हैं तब तक हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। जिस दिन ये स्ट्रेट लाइन हो गई उस दिन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हमें थ्राइव एंड किकिंग रखते हैं, हमें पॉजिटिवली एक लाइफ एंजॉय करने का मौका देते हैं। लेकिन अगर इसको प्लान कर लें हम, तो मैं नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल स्मूदन कर देंगे इस कर्व को, लेकिन हम इतना अच्छे से इसको प्लान कर सकते हैं कि हर स्टेप पे, चाहे वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हमारे बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनकी मैरिज से रिलेटेड हो, हमारे खुद के रिटायरमेंट यानी हमारे सेकेंड इनिंग्स से रिलेटेड हो, और या फिर हमारे जाने के बाद हमारी लेगेसी से रिलेटेड हो, हर लेवल पे फाइनेंशियल प्लान हमारे लिए काम करता है। यू आर ऑन म्यूट अश्विन। या Ashwin, you're on mute. Just a second. I will. Sure. Sorry about that. Sorry. Okay, No you're problem. Yes. So very correctly said by sir that this should be always like har zindagi ke mode par there's a financial plan that is required, right? So okay. So sir, हमारा सेशन फ्लो कुछ इस तरीके से है कि हम सबसे पहले SIP इल्यूजन की बात करेंगे कि अभी जो हमारी करंट SIPs हैं उनमें क्या दिक्कत है। जैसे कि हम आके करते आए हैं कि इट्स नॉट इनफ, तो क्यों नहीं, उनमें क्या वो मिसिंग कमी है। फिर हम बात करेंगे कि क्यों 2025, क्यों हमने इस पे एम्फसाइज किया है कि अब से आपको एक एक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत है, तो हम उस पे बात करेंगे। उसके बाद ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 40-45 मिनट्स, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट रखेंगे एंड दिस इज द सेशन फ्लो। उसके बाद हम कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिनेरियोज देखेंगे। सर हमें बताएंगे कि हर इंसान के लिए अलग इन्वेस्टिंग कैसी दिखती है। उसके बाद हम सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम एक डू इट लाइव, जैसे DIY करते हैं लेकिन DIY नहीं करना है, हम बस एक डू इट लाइव में एग्जाम्पल आपको एक फाइनेंशियल प्लान का दिखाएंगे। और उसके बाद द सेशन इज ओपन टू ऑल ऑफ यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ फ्रॉम सर। ओके, सब लोग मुझे एक ओके दे दीजिए कमेंट्स में, जिससे आई विल नो दैट एवरीबॉडी इज विद मी। ओके, थैंक यू। यस सर, तो सर क्या आपको लगता है that SIPs alone are a shot in the dark? It's a very interesting question again, Ashwin. Yes. See, if you look at our country, right, exactly, if we remember how we have grown in the last so many years, and I think your family is also here and they will appreciate this fact, that in 70s and 80s, India was a
very small economy wherein we used to earn salaries in hundreds. है ना, हमारी salaries hundreds में हुआ करते थे. When we entered 90s, our salaries moved to thousands. And then 2000 onwards, we started talking about CTCs in lakhs for people in salaries, right? And then beyond 2020, now we talk about CTCs in crores also for a lot of people. लेकिन हमारी जो इकोनॉमी थी शुरुआत से इट वाज अ सेवर्स इकोनॉमी. हम सिर्फ सेविंग पे ज्यादा फोकस करते थे. हमारे, अगर आपने देखा हो, हमारे पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जब वो अपने लिए कार या घर खरीदते थे, नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद खरीदते थे कि भाई 58 हो जाऊं, 60 हो जाऊं, उसके बाद मैं जाके अपने लिए घर खरीदूं या गाड़ी खरीदूं या कुछ और एक्सपेंस जो मुझे बड़ा करना है उसको करूं. उससे पहले मैं अपने बच्चों की मैरिज और इन सारी चीजें, एजुकेशन को प्लान कर लूं. दैट हैज बीन द फोकस एरिया, वेरी वेरी क्लियर, राइट? बट देन ultimately what happened is last so many years we have moved from a earning economy which was more towards savings and then spending, from that to a economy wherein we spend money first and then worry from where will I earn and repay. तो हमारा जो चेंज आ गया है कि हम अर्निंग और उसके बाद वरी करना कि कैसे उसे सेव करके ग्रो करना है, उसकी जगह पे हमने स्पेंड करना पहले शुरू कर दिया. एंड देन वी स्टार्टेड वरिंग दैट ओके हाउ डू वी गो अहेड एंड रीपे दिस मनी. लेकिन अगर आप देखिए, हमारे देश ने बहुत सारी चीजें देखी हैं. 80s 90s में जब स्टॉक मार्केट्स ओपन होना शुरू हुए थे तो सबसे पहले हमने बहुत सारे स्कैम्स भी देखे, चाहे वो यूटीआई का स्कैम हुआ या फिर आपका बाद में हर्षद मेहता स्कैम हुआ, बहुत सारे एनरॉन और काफी सारे क्राइसिस हुए इन बिटवीन. बट फिर भी 2000 में जब एसआईपी इंडस्ट्री आई, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ओपन किया अपने आप को, तो आप देखिए उस समय हम 1 लाख करोड़ करते थे एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, पूरे साल में, राइट, भारत में. लेकिन आज की डेट में हम 1 लाख करोड़ पर मंथ करते हैं म्यूचुअल फंड्स. सो ये पूरा का पूरा चेंज हो गया. टुडे वी आर 74 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड मार्केट, right? The way in which we have grown in the last so many years, and out of that a very large chunk is towards SIP. SIP के काफी सारे एडवांटेजेस हैं which we know that it gives you a disciplined approach, a balanced approach, है ना. आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है. आप अगर लॉन्ग टर्म में इसको रखते हैं तो आपको काफी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं. एंड देन द अर्निंग्स कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न विद द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. लेकिन अगर आप देखें तो SIP कैन एक्चुअली हेल्प यू प्लान सर्टेन थिंग्स, बट बियॉन्ड दैट you need to look at various other things, because आज की डेट में SIP के अलावा STPs भी हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स, जहां पे आप डेट से इक्विटी में मूव कर सकते हैं, इक्विटी से डेट में मूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, राइट. यू हैव सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स wherein you can withdraw whenever you need it, right. You have got various other options. लेकिन क्या होता है कि हम एक ही तरफ जाते हैं और हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं. हम उसके अलावा ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट ही काफी है क्या, इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या मैं अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या मैं अपने इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या मैं अपने एस्टेट और लेगेसी की प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे जो रिस्क हैं क्या मैं उनको एक्चुअली मेजर कर रहा हूँ. मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है. क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ? एम आई एक्चुअली मेंट फॉर द इक्विटी मार्केट? क्या मैं मेंट हूँ उसके लिए? मुझे ये भी जानना जरूरी है कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है. अगर हो सकता है कि मैं उसके लिए बना ही नहीं हूँ तो मैं क्यों ना उसे सिर्फ डेट फंड में इन्वेस्ट करूँ या मैं दूसरी जगह करूँ. तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस. लेकिन एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में हमें कभी कुछ अच्छा रिटर्न मिलता नहीं है. वी नो दैट वी लूज मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर प्रॉपर एडवांटेज लेना है तो SIP इज अ ग्रेट टूल, बट वी नीड टू ऑल्सो कीप इन माइंड अबाउट द वेरियस अदर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस एंड डाइवर्सिफाई आवर एसेट एलोकेशन. हमें अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए. अगर आपने एक जगह रखा तो कहीं लॉसेस भी होंगे तो वो पूरे के पूरे वाइप ऑफ कर देंगे आपने जो भी अर्न किया है. अगर आप उसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. टू मच डाइवर्सिफिकेशन इज आल्सो बैड. Okay, so you need to have very balanced approach. Yes, so it's very personal for everybody, right? Yeah. That's right. It's very, very personal. In fact, एक बहुत interesting fact है कि your father, your mother, your own sister, your own brother will have a different financial plan. Each individual has got a different goal, a different objective in life. So your plan has to be different from your family's plan. और आप ये समझिए कि it is about your own hard-earned money. Don't trust anybody except a professional. Yes, definitely. Rishika, were you saying something? No. Please go on. Yes. So definitely, sir, like you said, कि in SIP, sir, आप कहेंगे कि SIP एक tool है? SIP is just a tool. It is just a tool, but your goals are much bigger than that. It can actually help you achieve your goals. But then there are various other tools, as I mentioned, which can come along with SIP for your set. Yeah. Definitely. I saw an interesting example for this, that, SIP is like a treadmill. कि आपको वो फिटनेस में हेल्प तो करेगा, but it's not an entire fitness का पूरा strategy.
So yeah. So सर हमने एम्फी डेटा में देखा है कि जबकि बहुत सारे लोग खुद डिसकंटिन्यू करते हैं एसआईपीज, तब भी जो एयूएम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो राइज होता है। तो आपको क्या लगता है ये किस लिए होता है, और मतलब सो प्रैक्टिकली अगर आप देखें हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टर्स की ग्रोथ है वो रेगुलरली हो रही है विद द मोर एजुकेशन एंड विद mutual fund distributors and the other professionals who are there in the market like you. There's a lot of awareness around. People have started understanding the importance of this. इसीलिए क्या होता है कि जो लोग निकलते भी हैं तो उनसे डबल लोग एंटर करते हैं मार्केट में, so it will actually keep on growing. तो AUM reduce नहीं होगा, it will grow further. In fact, what will happen is, as an industry, this industry is expected to double it in the next 10 years time, right? In fact, by 2028, भारत जो है, India would be the 4th largest wealth market in the world. Very by true. 2028. Yeah, so that's the way in which we're growing. The challenge is that people do not have the right education. उनके पास right information नहीं है, right consultants नहीं है. मैं बोलूंगा कि उनके पास financial doctors नहीं है, जो CFP professionals होते हैं. आप जैसे CFP professional जो उनको सही जानकारी दे सकते हैं. देखिए, अगर मुझे कोई डिजीज है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं गूगल नहीं करता हूँ. इन द सिमिलर वे मुझे फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाना जरूरी है अगर मुझे कोई सिम्टम है जो मेरे फाइनेंस से रिलेटेड. जी जी बिल्कुल, यस. So exactly like क्योंकि ये डेटा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत से लोग ना डर जाते हैं. न्यूज में आता है कि इतने लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, इतने लोगों ने बैक आउट कर दिया या स्टॉप कर दी. तो फिर एक रिटेल इन्वेस्टर उस न्यूज को देखकर सोचता है कि एक सेकेंड, क्या ये बंद करने का टाइम है? बट कभी भी एम्फी भी बोलता है कि कभी भी हमें मीडिया की कहीं कोई भी चीज को एज अ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना चाहिए, जो इस देश में बहुत से लोग लेते हैं. सो हमारे यस डेफिनेटली. तो अगर इस आज के वेबिनार के बाद अगर सिर्फ हम इतना ही इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि ये एम्फी की खुद की गाइडलाइन है कि कोई भी चीज जो मीडिया में सर्कुलेट हो रही हो, भले ही वो रील्स हो, भले ही वो न्यूज पे आ रहा हो, उसको कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस की तरह हमें नहीं लेना है. और द बिगर पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री इज वेरी बिग एंड ब्राइट, जैसे कि अभी सर ने बताया. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इन द ईयर 2004 में one person went to one of the ICICI bank branches to withdraw cash, और वो कैश नहीं निकाल पाया. तो उसके पीछे भी एक बंदा गया तो उसको भी कैश नहीं मिला. तो these people they went out and said that ICICI बैंक के ATM में कैश नहीं. वहां पे कोई मीडिया का बंदा खड़ा था, उसने उस न्यूज को पकड़ा, उसने न्यूज डाल दी कि भाई ICICI बैंक में पैसा नहीं. और उसके बाद सारे लोग पहुंच गए आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए. एटीएम के पास एक लिमिटेशन होती है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट 10 लोगों को मिला, 11वें को नहीं मिला. तो लोगों ने और नॉइज क्रिएट करनी शुरू की. पीपल सेड आईसीआईसीआई बैंक में पैसा नहीं है. द रियलिटी वाज डिफरेंट. आईसीआईसीआई बैंक में पैसा था, उस मशीन में पैसा नहीं था. उस एटीएम मशीन में कई बार हो सकता है कि कैश ना हो, लेकिन वहां पे कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि कैश अवेलेबल नहीं है, और उसकी वजह से मीडिया ने एक न्यूज सर्कुलेट कर दी. तो हमें ग्रेप वाइन्स पे और मीडिया से रिलेटेड जो भी ऐसी न्यूज आती है उस पर डायरेक्टली भरोसा नहीं करना चाहिए. अगेन, इन सारी चीजों के लिए यू शुड ट्रस्ट योर ट्रस्टेड एडवाइजर, नॉट एनीबॉडी एल्स. डेफिनेटली. तो सर नाउ वी आर एट द सेक्शन, अभी हमने एसआईपी इल्यूजन की बात करी कि क्यों एक एसआईपी का इल्यूजन है. सो नाउ वी आर एट अ सेक्शन ऑफ 2025. तो सर आपको क्या लगता है इस टाइम ग्लोबल इकोनॉमी में कैसा चल रहा है, एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड अमंग ऑल ऑफ दिस? सो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है अश्विन, दैट द ग्लोब इज मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट साइड. So from active investing, globe is moving towards passive investing. Okay. Look at US. US में last 1 year में they have shifted around 62.8 trillion US dollars from active investments to passive in mutual funds. Okay. China in the last quarter itself shifted around 35% of their active money towards passive. India is currently 17% passive. Now, what is passive investing? Passive investing में ये है कि वहां पे आपका कोई फंड मैनेजर नहीं है. एक्टिव इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर्स होते हैं. और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे मार्केट्स के साथ में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. जैसे कि अगर एज अ रिटेल बार बार पैसा निकाल के यहाँ से मूव करें दूसरे म्यूचुअल फंड्स में, तो हर बार आप स्टार्ट जीरो से ही करते हैं. तो ये मूवमेंट आपको इमीडिएट कोई एडवांटेज नहीं देता.
लेकिन अगर आप पैसे को लॉन्ग टर्म अपना संभाल के रखते हैं तो आपको आगे जाके बहुत काम आता है। तो इट इज अबाउट सिटिंग इन एयरक्राफ्ट, जैसे एयरक्राफ्ट में जब हम बैठते हैं और अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं, है ना, और हमें पता होता है कि हमें अपने पायलट को ट्रस्ट करना है कि वो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। उसी तरीके से you have to look at investing your money for the long term by putting yourself on the aeroplane mode. आप बार बार अगर पैसे को मूव करेंगे और इधर उधर चेंजेस करते जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ती हैं। ये आपको ध्यान रखना कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आप लॉन्ग टर्म मनी से कभी फंड ना करें और लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म मनी से कभी फंड ना करें। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लॉन्गर टाइम के लिए रखें, और यही हो रहा है ग्लोबली। एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू पैसिव। पैसिव में आपके पास इंडेक्स बेस्ड फंड्स हैं, आपके पास ETFs हैं, देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस which are there. So you can always look at that. Second is that everybody is now more aware. People have more education. People have also understood one more fact that do it yourself is not going to help. आप खुद करेंगे तो गलतियां करते हैं, और जिन लोगों ने प्रोफेशनल्स की हेल्प ली है उनका कहना है कि जो मेरा एक्सपेंस प्रोफेशनल को पे करने में जाता है that is much lesser than the expense I incur when I do it myself. तो जब आप खुद करते हैं तो आप उसमें लॉसेस के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप जब प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं तो वो एक्सपेंस आपके लिए काफी लो होता है। इट एक्चुअली हेल्प्स यू। एंड प्रोफेशनल का ऑब्जेक्टिव वहां पे ये नहीं कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करना है और वैनिश हो जाना है। दिस पर्सन हैज टू रिमेन विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली। दैट रिलेशनशिप remains with you throughout your life, and that's what we always focus on. So globally ये सारी चीजें हो रही हैं। Everybody has started looking forward to the professional advices, professional advice from professionals like you who are CFP professionals. Also अगर आप देखें जो भी टैरिफ चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज में चेंजेस हो रहे हैं, उससे इंडिया इज नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड। आप अगर ध्यान से देखें हमारे स्टॉक मार्केट्स पे कोई असर नहीं पड़ा, राइट। इन 2008 ऑल्सो अगर आप देखें जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ग्लोबली बहुत सारे बैंक्स बंद हुए, इंडियन बैंक्स पे कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने अपने NPAs रिड्यूस किए हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट ऑन द बैंकिंग sector also, along with the mutual fund and the other sectors which are growing in India. So what is happening is, whether it is a recession in the other part of the world, that might affect me. I know that I am already strong, and my strength is that I am agnostic of such kind of behavior anywhere else. Like for example, अगर आपने बीच में कुछ भी न्यूज देखी हो कि ट्रम्प ने कोई डिसीजन लिया, तो उससे इंडियन मार्केट्स पे असर नहीं पड़ा, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ लोग आपसे कहते हैं कि असर पड़ रहा है तो डोंट ट्रस्ट देम, look at the way in which the market is going and don't watch your funds regularly. ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ग्लोबली लोगों ने अब रेगुलरली देखना बंद कर दिया है अपने पैसे के मूवमेंट को। आप भी मत देखिए, बार बार देखेंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स बेटर आप उसको बार बार ना देखें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए, आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। जी, exactly. One of the things that I would like to iterate again, जो सर ने बोला, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जितना एक्सपेंस हम किसी प्रोफेशनल को देते हैं उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हमारी एक छोटी सी मिस्टेक। सो मैंने काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियोज पहले से होते हैं इधर उधर, उन्होंने क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में भी किया हुआ है, प्रॉपर्टी में भी किया हुआ है, एंड देन उन्होंने 10 साल पहले कोई एक छोटी सी मिस्टेक करी थी जहां पे उन्हें नहीं समझ में आया कि उन्होंने कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट लिया और उसका क्या इफेक्ट होना था। हम इन फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन जाती है, इज व्हाट आई सी, कि वो एक्सपेंसिव शायद पैसों में ना पड़े लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमें एक मिस्टेक करना इन आवर प्लानिंग, व्हिच इज वेरी ट्रू। Yes, definitely. So here, as we can see and as sir also iterated, कि जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिखाए हुए हैं कि इंडिया पे उन्होंने कितना टैरिफ डाला है और कंपैरेटिवली टू बाकी कंट्रीज, तो जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उसकी वजह से एक ग्लोबल स्लो डाउन है। ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये सो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो कहती है कि ग्लोबल एक्टिविटी एक बहुत ही स्लो मोमेंटम ले रही है। सारी कंट्रीज का अगर आप 2025 का GDP फोरकास्ट देखेंगे
तो इमर्जिंग मार्केट्स, यूएस, यूरो, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, सारी ही कंट्रीज में एक तरीके से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है इन चीजों का कि जो, लेकिन ग्लोबल रिसेशन नहीं है ये, कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला है अ ग्लोबल रिसेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये यहाँ पे ऐसे आ गया पता नहीं क्यों, बट या अ ग्लोबल रिसेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो इंडिया की अपने आप में, जैसे कि सर ने हमें बताया कि इंडिया की अपने आप में इतनी स्ट्रेंथ है दैट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग, एंड हमारे 2025 के जो जीडीपी फोरकास्ट हैं आप यहाँ देख सकते हैं वो सबसे ज्यादा हैं। सो एज इंडियन इन्वेस्टर्स वी डोंट हैव टू बी वरीड। See, one thing we have to remember, Ashwin, is that Yes. recession, like anything else, is part of life. It will keep on happening. जैसे एक लाइफ साइकिल होता है ना, तो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, then we grow, and then we come back. थोड़ा सेशन आता है, again we obviously grow. So इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली वॉच करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है. Recession, no recession, right? If you have very clearly decided that this is for this particular period, इतने लॉन्ग टर्म के लिए मुझे प्लान करना है, तो आपको उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, वहां पे लॉसेस नहीं होता, राइट? सो इसीलिए क्या है कि आप, यू शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट द मैक्रो लेवल, बट यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन व्हाट आर योर रिस्क्स, योर ओन पर्सनल रिस्क. आपके खुद के रिस्क को मिटिगेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल रिस्क को तो आप मिटिगेट नहीं कर सकते. जैसे आप टैक्स को तो प्लान नहीं कर सकते खुद, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टैक्स तो इतना ही होगा. इन्फ्लेशन को आप अपने हिसाब से रोक नहीं सकते, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन कंट्रोल व्हाट इज देयर इन योर हैंड. जो आपके पास है उसको कंट्रोल करिए, उसको सही तरीके से मैनेज करिए, गोल बेस्ड प्लानिंग करिए. यू विल नेवर फेस एनी डिफिकल्टी इन लाइफ. डेफिनेटली. सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्ट, अगर किसी को अभी तक लूप नहीं है कि ये क्या टैरिफ टेंशन्स चल रही हैं जिसके वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में इतना वो है, तो क्या आप एक शॉर्ट में समझाना चाहेंगे कि ये है क्या? It's very simple. Tariffs जो है, मतलब it is, say for example, there are two types of economies in the world. One is known as a globalizing economy, which is going to globalize, which means all your barriers are not there. There are no barriers. You are open, है ना? Open-heartedly लोगों को आप welcome करते हैं. जैसे India is a globalizing economy. We are moving towards globalization. We want everybody to come here and work. है ना? हमारे ट्रेड करना चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम टैरिफ लगाते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हमें लगता है कि हमें काऊ का एक्सपोर्ट नहीं करना है भारत से, राइट, व्हिच कैन ऑब्वियसली हैव सम रिपरकशंस, तो हम वहां पे हाई टैरिफ्स लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू गो एंड बाय अ कार इन से सिंगापुर, तो आप सिंगापुर में कार नहीं खरीद सकते बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ एनी कार फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज दे डोंट वांट मेनी पीपल टू हैव कार्स. इन द सिमिलर वे, जो इकोनॉमीज नहीं चाहती हैं कि आप वहां आके काम करें, वो आपके ऊपर टैरिफ लगाती हैं जिससे कि आपके प्राइसेस ऊपर जाएं, या यू एंड अप मेकिंग लॉसेस. और उसके लिए यूएस कोशिश कर रहा है हर तरफ से टैरिफ लगा के करने. दैट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोबलाइजिंग द इकोनॉमी, नॉट ग्लोबलाइजिंग. आप इकोनॉमी को स्लो करेंगे. चाइना हैज वर्क टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. यूएस इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन. दिस विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम, नॉट ऑन अस. राइट, हम आज की डेट में जो हम खुद बनाते हैं, जो खुद हम उगाते हैं, वो हम खाते हैं. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स फॉर आवर ओन लाइफ, एंड दैट इज व्हाई वी हैव कम स्ट्रॉन्गर इन ऑल टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स टू. तो इंडिया विल ग्रो फर्दर. मतलब आप देखिए, इंडियंस हैव ऑलरेडी शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड आई वुड से दैट वी are very clear about how to manage our own activities in the country. The government is very clear. We know that we are a globalizing economy. We'll keep on opening. In fact, we'll strengthen the Indian rupee against the dollars, and you can see that. आप आज की डेट में इन्फ्लेशन देखेंगे तो यूएस में इन्फ्लेशन इज एट द पीक. वी आर नॉट इन्फ्लेशन इकोनॉमी. हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है, उनका इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, which means whatever they earn, they end up spending more. Right? So their savings are reduced. Their investments will get reduced further. So this tariff is not going to help. It will, at some point in time, Trump has to stop this, because this will not continue, because they are more of an import economy. They don't export much. They import more. So this decision of his own might come back to him, but that's his personal choice. Trump himself does not know what he needs to do tomorrow. So let him do whatever he wants to do. We will keep on doing what we are meant to do, right? आप अपने ऊपर फोकस करिए, हमारी कंट्री अपने ऊपर फोकस करेगी, and we will keep on growing from strength to strength.
Right. Speaking of our country, sir, here we have put the VIX index. So आप हमारी audience को please बताइए कि VIX index कैसे volatility का, how it is the indicator, and we can see clearly that India के VIX index में we don't have to worry, right? Very Is much. that right? Yeah. See, it is very clear. It clearly states that fear and panic doesn't help you much, right? And we are more calm and stable. We are very close to, and always, if you look at the overall thing, we have not gone beyond the normal or the healthy side, right? On the other hand, if you look at any other country, wherein in the last so many years, you'll see the curve is slightly goes to the peak, and then it sometimes comes back to the normal. But it is not on the calm and the stable side. And that is the reason why our stock markets are not showing that kind of a volatility, right? This will keep on moving further in the positive direction only. Because see, if the investors are calm, right? Because we are I would say a very emotional. So the stock market is not a very professionally driven activity, right? It's more of emotions and sensitivity driven market. Right, we are emotional people as Indians, but we have shown a lot of strength in the last so many years with so much amount of volatility also. अगर आप देखें जितनी भी volatility हुई है, we have always shown that strength. We have been more calm and stable. In the last 10 years, we have shown more resilience as a country. Right, so you will see that we will keep on growing like this, and we will be more stable, will be more healthy, and with this kind of a stability, the market will obviously give a lot of positive advantage to us. That's why I said that. By 2028, fourth largest wealth market in the world. So look at this. In fact, if you look at a very interesting fact, in the last 5 years, post-COVID, we have created more than 1,000 plus new family offices in the country. So you can understand the way in which the wealth for people is growing. Yeah, middle class is rising, upper class, which is moving towards the upper class now. The lower middle class is coming to the middle and upper middle now. So things are changing, right? So we will have more investors. We'll have more, I would say, resilience. We'll have more growth. And that's the way in which our country is going to grow. जी 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 अगर हम किसी और कंट्री का विक्स इंडेक्स देखें या वॉलेटिलिटी चार्ट देखें तो इस टाइम वेस्ट में वॉलेटिलिटी काफी हाई है, राइट? करेक्ट. See, the people, you look at the US, आप वहां पे देखेंगे तो आपको वहां पे fear panic ज्यादा दिखेगा. It's very clear. Yeah, it's very, very clear. You look at, say, for example, Europe, it will be more fear and panic in European markets also. They are not growing. See, whatever we are able to do in India can be a combined business which, say, for example, a Europe and Asia Pacific entirely will do. So that's the way in which we are growing. We are growing very fast and everybody is looking forward to us. And that's the reason why such tariffs are coming. Because now India's leadership is giving a threat to the Western markets. Exactly. तो सर just to reiterate this कि हमारे यहाँ पे mostly जो लोग हैं तो हम we will try to keep our conversations 80% Hindi and 20% English. So because that's what we promised everybody. So yeah. तो इससे हमें विक्स इंडेक्स से वी जस्ट गेट टू नो कि हमारी इंडिया की जो इस टाइम रेजिलियंस है इट्स मच स्ट्रॉन्गर एंड ऑन अ मोर काम और स्टेबल एंड अगर हम बाकी के देशों से कंपेयर करेंगे. और वो जैसा कि हमें सर ने बताया वो मोस्टली इसलिए है क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट नहीं है एज अ कंट्री. हम ज्यादा इम्पोर्ट नहीं करते हैं और हम मोस्टली चीजें अपने डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, विच इज वाई जो हमारा ट्रू इंडिकेटर ऑफ वॉलेटिलिटी है विक्स DIX हमारा एक ट्रू इंडिकेटर ऑफ वॉलेटिलिटी होता है. जैसे न्यूज में हमेशा दिखाते हैं कि इतनी गिरावट आ गई, ये हो गया, बट आपको कभी भी अगर वॉलेटिलिटी चेक करनी है खुद से कि कितनी ऊंचाई और वो चल रही है मार्केट में, तो आप अपने आप से विक्स इंडेक्स को सर्च कर सकते हैं एंड यू विल सी कि क्या व्हाट इज द ट्रू पिक्चर. ओके, moving on, sir, this is a very interesting section. So please educate our people on what smart investing truly looks like. So as you can see, we have divided personas of people here. So the objective of this is to show कि sir जैसे आपने बोला कि एक भाई और बहन का भी कभी financial plan same नहीं होगा. तो आप प्लीज हमारे ऑडियंस को इस चार्ट के थ्रू बताइए कि कैसे हर किसी के गोल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं.
बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा सवाल है ये अश्विन। अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, इट्स अबाउट स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग विच शुड बी स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। जितनी जल्दी हम शुरू करें हमारी लाइफ के लिए उतना ही अच्छा। तो अगर आप जैसे देखिए, प्रिया इज अ 27 ईयर एमएनसी वर्कर। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की डेट में एज एंड व्हेन वी स्टार्ट अवर करियर आफ्टर अवर एमबीए, तो हमें सबसे पहला एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एमबीए किया और मुझे 15 लाख का पैकेज मिला, और मैंने जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, नेक्स्ट डे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड का बंदा आता है और कहता है कि आपको 15 लाख का पैकेज मिला है, लेट मी गिव यू अ क्रेडिट कार्ड वर्थ 15 लाख। और मैं सबसे पहले वो क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, वेदर आई एम अ मेल और फीमेल, मैं उस हिसाब से इस कार्ड को ले लेता हूँ। और एक हफ्ते के बाद वो कार्ड आ जाता है। कार्ड आते ही सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही वीकेंड आता है, मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके उससे कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, है ना। और मैंने अभी तक अपनी पहली सैलरी अर्न नहीं की। उसके बाद मैं घर जाता हूँ तो मेरी मदर कहती है कि भाई आपने कार नहीं खरीदी, आपके दोस्तों ने तो खरीद ली, अब तो आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो क्यों ना डाउन पेमेंट करके कार ले लो। और फिर मैं चला जाता हूँ और कार खरीद लेता हूँ डाउन पेमेंट करके, और ईएमआई शुरू होनी है अभी, बट मेरी पहली सैलरी अभी तक नहीं आई। और उसके अलावा कुछ दूसरे डोमेस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं। जो एक्सपेंसेस मैं उस वक्त करता हूँ बिफोर गेटिंग माई फर्स्ट सैलरी इज एन एक्सपेंस विच आई एंड अप रीपेइंग फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मैं इन्वेस्ट कब करूं, मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग कब करूं, एजुकेशन की प्लानिंग कब करूं और दूसरी चीजें कब करूं, कुछ नहीं कर पाता हूं मैं, बिकॉज मैं 20 साल मुझे वहीं चले जाते हैं। तो अगर मैंने 25 या 27 साल की उम्र में ये काम शुरू किया तो 47 होते होते मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं हुआ। सो विच मीन्स कि हमें सबसे पहले अपनी सैलरी का वेट करना चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज जब हमारी सैलरी आती है तो उसके बाद हमें ये देखना है कि मेरे फिक्स एक्सपेंसेस क्या हैं। मेरा जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, या अगर कोई दूसरे एक्सपेंसेस हैं, उनको मुझे सबसे पहले साइड कर लेना है। अगर मेरी कोई ईएमआई भी है तो उसको साइड कर लेना है। उसके बाद मुझे देखना है कि मेरे पास में अब कितना पैसा बचा है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ फॉर दी अदर एक्सपेंसेस। जैसे मुझे एंटरटेनमेंट है, मूवीज देखनी है, कुछ करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, उसके लिए मैंने एक सेट वहां पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो फाइनली जो पैसा बचता है वो मेरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। जितनी जल्दी मैं इसको शुरू करूं उतना ज्यादा मुझे फायदेमंद होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आई अर्न मोर। So if somebody starts at the age of 27, by the time they'll be 45 or 50, they'll have a large corpus. But if you're starting at the age of 45, 50, the kind of investment that you will need to create the same corpus by that time would be much more higher. तो आप 10,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं 27 की उम्र में, वो आप 50 की उम्र में जब करने की कोशिश करें तो वहां पे हो सकता है आपको 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़े, which would be like 15 times, है ना, उस कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए जो आपको कॉर्पस चाहिए। तो इसीलिए क्या है, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज टू प्लान अर्ली। जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना अच्छा है आपके लिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि योर डेट शुड बी लोअर देन द काइंड ऑफ इनकम यू जनरेट। इट शुड नॉट बी हायर, राइट, बिकॉज देन इट कैन बिकम अ बिगर चैलेंज फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। सो फॉर प्रिया, आप देखिए क्रेडिट कार्ड का डेट है उसके पास में, फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स हैं, ब्रांडेड परचेजेस हैं, विच इज अ नॉर्मल केस फॉर एनी यंगस्टर। और वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से दे गेट इनटू अ डेट ट्रैप। तो जैसे मैंने आपसे कहा, स्पेंड, वरी, अर्न। वी स्पेंड फर्स्ट एंड देन वरी from where will I earn and repay. And this is what is the clear case of Priya. She will not be able to plan for her things. So for her, it is important to immediately go for whatever debt she has to consolidate and then plan for an investment strategy through SIPs. SIP is a very good tool for her to diversify her portfolio. And then obviously create some opportunities which can be in the form of insurance and the retirement plan. SIP can work really well for your retirement too. So that is for Priya. If we look at Mr. Malhotra, I think he's a businessman. He generates high returns, maintains liquidity while effectively utilizing business cash flows. That is for his business. What about his own personal life, which I'm not sure how it is being managed. But what is really important is कि अगर वो जैसे non-liquid funds से, जैसे I mentioned है कि he's making a mistake by wealth either through non-liquid in real estate or invested in traditional modes like FD and index funds, failing to generate alpha idle cash. Now this is very interesting. That's a common mistake people make. People think that, okay, real estate can be a very good investment. It cannot be a very good investment every time, not all the places, right? The second thing is FDs will always give you a return which is much lower than the market return. In fact, if your FD is not tax backed, then obviously you end up paying taxes also. So your returns further reduce,
right? And they are not inflation protected. Inflation and time value of money has got a clear impact on them. So I would not say that index fund is not a good option. Index fund is a good option, but then it is better for him to go to a financial planner and or maybe a mutual fund distributor, talk to them and take a better advice so that they are able to prepare a good portfolio for themselves and then move ahead in their lives. So that's really very important. And then business cash flow should always remember that business returns and your personal returns have to be separate. One advice for all the entrepreneurs, that don't think that, okay, whatever earnings, profits you are getting from your organization is sufficient for you. It is important that you also take a salary from your own business. Otherwise, you might be growing very well in your business, but you might be struggling on personal front. वो स्ट्रगल नहीं है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है. तो आप बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स को करिए, अच्छी बात है, बट बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिस्टर मल्होत्रा टू, or any individual who is into entrepreneurship. Always remember, nobody in this world has become rich by either earning salary or by becoming an entrepreneur. People have become rich by investing money. है ना? सैलरी लेने से और एंटरप्रेन्योरशिप करने से आप ग्रो नहीं करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो करते हैं. तो सही इन्वेस्टमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज वेरी क्लियर, इट्स मेंशन्ड हियर. If you look at Sagar again, 30 IT company, wealth creation and financial freedom is his goal. He's moderate in terms of his thoughts. अभी तक DIY कर रहे हैं, apps based planning करते हैं, which is interesting. But then again, he has to do a goal based planning. 30 is a good age to plan and start. By the time when this person touches say 50, 55, they can actually plan a good, stronger corpus for themselves. Right time for them to go to a financial planner instead of doing it on their own, because DIY or apps cannot be the right tools for you to give you the guidance. They cannot, because see, as I mentioned, it is so unique and so customized when it comes to financial planning that each plan is different and it has to be customized for each individual. Yeah. Anupam and Divya, newly married, both working job at Delhi. Obviously, they want to purchase a house and plan for their child. They're conservatively moderate, which is good. But then, obviously, taking a home loan can be a good AMI burden. Now, here you have to think that should I rent or should I take a AMI burden? Am I prepared? Whether both my incomes, husband wife की जो income है, दोनों combined उनको वो strength देती है कि they'll be able to repay that EMI in the long term. See, आज की date में job losses are very common, business losses are very common. You do not know whether you will be in job or your business will be able to flourish beyond a certain point. So it is really very important for you to plan it accordingly. So अगर आपको rent पे रह करके आप investment कर सकते हैं, that can also be a good option. You are in a tier 2 or tier 3. Say for example, they are in Delhi. Delhi में भी, Delhi के आसपास में there are so many other investment options they can look at. Only thing is, real estate in itself is not a good investment at a lot of places, which are, I would say, the tier 1 cities now, especially the metros. Right? So SIP. Yeah, sorry. Yeah. Yes. No. So just to bring you back to Sagar study, first तो मैं ये clear करना चाहूँगी कि this is just a sample of how हर किसी के are different, like हर किसी के persona के हिसाब से उनके स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट. जैसे कि सर बोल रहे हैं कि बहुत ही कस्टम प्लान होता है. दूसरा सर, मैं आपको वापस सागर पे लाके एक चीज हमारी ऑडियंस के लिए क्लियर करना चाहूंगी. जैसे अ लॉट ऑफ पीपल वो ऐप डाउनलोड करके जो टॉप फंड पिक्स होते हैं, हाईएस्ट रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं. तो क्या वो करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, और नहीं तो क्यों? हाई रिटर्न्स हैं, क्या दिक्कत है उन फंड्स में इन्वेस्ट करने में? तो देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है अश्विन, चेजिंग रिटर्न्स कैन नेवर बी अ गुड ऑप्शन. दो चीजें हमेशा हम DIY जो लोग होते हैं, डू इट योरसेल्फ देखते हैं, वो मार्केट को टाइम करना चाहते हैं और वो साथ साथ में रिटर्न्स को चेज करना चाहते हैं. रिटर्न्स चेज करने से कभी आपको एडवांटेज नहीं मिलता. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके डैडी ने 2010 में एक SIP में इन्वेस्ट किया. वहां पे उन्होंने मान लीजिए कि अपनी SIP में इन्वेस्टमेंट किया था 2010 में, से उस टाइम पे 10 रुपीज की NAV थी. आज की डेट में वो NAV 150 रुपीज की हो गई इन 15 years. He has grown his money by how much? By 150%. Whatever investments he did at that time, his money has grown by 150%. And with the time value of money and his regular SIPs which he has done, with a balanced return, he would have got a very good CAGR for his returns. लेकिन चैलेंज कहाँ पे आता है कि जब आप इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर 150% का रिटर्न मिला है इस पर्टिकुलर SIP में,
तो मुझे भी ये मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज हो सकता है स्टॉक पिक कर गया हो सकता है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो जैसे कि हमारी लाइफ साइकिल होती है जहां पे हम हर एज के साथ ग्रो करते हैं और हमारे चेंजेस आते हैं, इन द सिमिलर वे स्टॉक्स की भी लाइफ साइकिल होती है और कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉक भी पिक करता है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि HDFC बैंक का स्टॉक पिक करके नीचे भी आया था। लेकिन अगर आप इसको रिटर्न चेज करने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म है ना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे और रेगुलरली इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो विद दिस काइंड ऑफ एन SIP यू विल बी एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथन्ड पोर्टफोलियो जो कि आपको एक बैलेंस रिटर्न देगा बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, राइट। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहली चीज रिटर्न्स को चेज ना करें और दूसरा आप टाइम को चेज ना करें। टाइम आप कभी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अगर आप 1 तारीख को SIP पे करते हैं हर महीने में तो चलने दीजिए, डजंट मैटर। बट अगर आप उसको बार बार चेंजेस करेंगे और मूवमेंट करेंगे देन ओनली यू लूज मनी, ओके। एंड एप्स कैन टेल यू, कीप ऑन कमिंग अप बैक टू यू सेइंग दैट इसमें कर लो, इधर डाल दो, ऐसा मूव कर लो। इट डजंट हेल्प। उसमें आप ये समझिए कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उनका ही जो भी मूवमेंट से जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। वहीं पे एक आपके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए एक अच्छा काम करता है, बिकॉज दे आर कंसल्टेंट्स टू यू। They will not let you chase just the returns. They will help you understand what is the right portfolio for you as per your risks. So returns जितना ज्यादा दिखें, ये हमेशा ध्यान रखिए, more the return, more the gain is। कहा जाता है ना कि जितना ज्यादा रिटर्न है, राइट, और या फिर रिस्क है उतना ज्यादा आपका गेन होगा, रिटर्न होगा। ऐसा नहीं है। आपका जितना आप बैलेंस रिस्क लेंगे, मॉडरेट प्लान करके रिस्क लेंगे, प्लान रिस्क लेंगे, उतना ज्यादा आपका प्लान रिटर्न आएगा। एंड उसके लिए आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी और सही व्यक्ति से एडवाइस। जी I would जैसे love to उसमें add लिखा this. As you were talking about कि high performing funds जब हम किसी ऐप पे देखते हैं तो हमें लगता है कि इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। I would love to request everyone who's present in the meeting today कि आप जाइएगा और वैल्यू मेट्रिक्स पे और ग्रो पे और कम से कम 4-5 और एप्स पे जाकर देखिएगा, और सब पे आप देखेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 कैटेगरीज मिलेंगी, जिसमें 500 से ऊपर म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, जिसमें से हर ऐप आपको अलग म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रही होगी। नाउ जब ये कंफ्यूजन और ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, तब जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या करना चाहिए, किसी ने एक पे देखा और एक ऐप पे देख के लगा दिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, दैट इज ओके। बट व्हेन यू लुक एट 5 एप्स और आप सब पे अलग अलग देख रहे हैं, एक ऐप आपको लार्ज कैप के अलग फंड्स बता रही है, एक ऐप आपको लार्ज कैप के अलग फंड्स बता रही है, व्हाट देन? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसमें ये बता रहा है, इसमें ये बता रहा है, अब मुझे कौन सा इंडिकेटर देखना है। तो जब आपको वो क्वेश्चन आएगा और आप चाहे तो प्लीज वापस आइएगा और हमसे बात करिएगा। तो आई वुड लव टू आंसर यू कि उसमें ऐसा क्यों आ रहा था, उसमें ऐसा क्यों आ रहा था, और ये कंपैरिजंस कैसे किए जाते हैं। That is one thing that I always like to do, and it is amazing to see how our response changes when we see those differences between different websites and different apps. डेफिनेटली। और आई थिंक हर कोई ये बात पे अग्री करेगा कि कोई ऐसा एक एक्सपर्ट नहीं होता है या फिर कोई एक ऐसे टॉप फंड पिक्स नहीं होते हैं जो सबके लिए सूट करे। जैसे जो फंड प्रिया के लिए अच्छा होगा, हो सकता है वो मिस्टर मल्होत्रा के लिए नहीं सही हो, उनकी रिस्क एपेटाइट के लिए, और जो सागर के लिए चलेगा हो सकता है वो अनुपम और दिव्या के लिए ना चले, राइट? अगेन यस, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टर बिहेवियर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हम हमेशा ध्यान में रखना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स योर मनी। उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको सूट करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारी ऑडियंस से ही हमने गैदर किए थे ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट्स दैट पीपल हैव। तो पहला तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि बिहेवियरल पिटफॉल्स क्या होते हैं DIY इन्वेस्टर्स के। क्या दिक्कतें आ जाती हैं अगर आप खुद से DIY जाके एप्स पे करें, तो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म व्यू दैट गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट? देखो अश्विन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखें तो पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट इज अबाउट चेजिंग रिटर्न्स एंड टाइमिंग द मार्केट, जो हम कर नहीं सकते। इट इज नॉट इजी फॉर अस, हमें करना भी नहीं चाहिए, हमें प्लान तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। एंड बिकॉज हम प्लानिंग नहीं करते हैं, वहीं पे दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है, लोग प्लान तो कर लेते हैं
एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने नीड को समझना है, अपने गोल्स को समझना है और फिर आगे बढ़ना है। रिटर्न शुड नॉट बी अ गोल। लॉन्ग टर्म गोल आपका होना चाहिए कि कैसे आप अपने लिए सही वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, है ना, अपने परिवार के लिए सही लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। उस पर फोकस रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप मार्केट को टाइम कभी नहीं कर सकते। तो ये टाइमिंग द मार्केट है ना, ये लोगों के माइंड में बहुत रहता है कि मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरा हम ये करते हैं कि हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, हम सिर्फ एग्जांपल हम सीधे इक्विटीज में ही चले जाते हैं, हम डेट फंड्स देखते नहीं है, हम दूसरे ऑप्शंस नहीं देखते, जैसे गोल्ड है, इंटरनेशनल फंड्स के ऑप्शंस हैं, हम उनको नहीं देखते, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है, हम इन चीजों की तरफ नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, सिर्फ एक एसेट क्लास में डाल दिया पैसा और हो गया, या फिर एफडी कर दिया तो हो गया काम। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू लुक एट वेरियस अदर ऑप्शंस। जितने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आप क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर पिटफॉल जो डीआईवाई इन्वेस्टर्स बहुत करते हैं। कई बार वो बिल्कुल एक जगह पे ही सारा कुछ फोकस करके डाल देते हैं। तीसरी बात होती है कि वो कभी रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट टूल इंश्योरेंस है ना। तो आपके पर्सनल रिस्क जो लाइफ के हैं, वहां पे आपको हर तरीके से, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, खुद की क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके स्टाफ से रिलेटेड हो, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज ऐसी है जहां पे आपको लगता है कुछ भी रिस्क है, तो वहां पे आप सही इंश्योरेंस अपने पास रखिए। बहुत सारे लोग उन चीजों को निग्लेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इनफ, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए आपका खुद का इंश्योरेंस बहुत काम आता है, राइट। दूसरा, हम टैक्स पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, टैक्स एफिशिएंसी पे हम कभी फोकस नहीं करते हैं। हम सीधे चले जाते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि क्या गेन हो सकता है, क्या रिटर्न आ सकता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स होती हैं, हमारे पास अच्छे ऑप्शन है, जैसे एनपीएस है, और भी बहुत सारे अदर ऑप्शन है, जहां पे हम देख सकते हैं कि हमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है और हम अच्छे रिटर्न भी ले सकते हैं। जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी है कि हम जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड की तरफ भागते हैं। चलो क्रिप्टो आ गया, चलो यहाँ डाल देते हैं, ट्रेंड सेटिंग, चलो स्मॉल कैप्स आ गए, यहाँ डाल देते हैं, चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसके स्टॉक्स आ रहे हैं, यहाँ डाल देते हैं। प्लीज आप वैसे मत जाइए। आप इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी भी फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाके, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल के पास जाके उनसे बात करिए। बिकॉज अल्टीमेटली जो चीजें हो सकता है अच्छा रिटर्न तो दे रही हो, अच्छा ट्रेंड दे रही हो सकता है वो प्रोडक्ट ही लीगल ना हो सकता है वो प्रोडक्ट ही इलीगल हो, वहां पे दे कैन बी अ फियास्को एंड यू कैन लूज एवरीथिंग। दूसरी बात ये होती है, डीआईवाई इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे सब पता है ना, मुझे सब आता है। डू इट योरसेल्फ के साथ साथ आई नो एवरीथिंग इज अनदर syndrome which is there. Merely do it yourself is a syndrome, right? So in the similar way, I know everything is another syndrome. आप कुछ नहीं जानते, ये समझिए कि मार्केट्स डिफरेंट हैं। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी 42% है, लेकिन सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, एज पर द लेटेस्ट आरबीआई रिपोर्ट। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, आप सही व्यक्ति से सही राय लीजिए। अगर आपको डिजीज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसीलिए फाइनेंशियल डिजीजेस के लिए भी फाइनेंशियल डॉक्टर्स के पास में जाइए, बहुत जरूरी है ना। और हर्ड मेंटालिटी मत रखिए। बहुत लोग हर्ड मेंटालिटी रखते हैं कि भाई 4 लोगों ने वहां किया तो मैं भी कर दूं, 25 लोगों ने किया, मेरे साथ के सारे फ्रेंड्स ने डाला है तो मैं भी वहां डाल दूं। ऐसा मत करिए। हर्ड मेंटालिटी से या फिर मीडिया के बोलने से, सोशल मीडिया के बोलने से जो होता है, उन पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। सोशल मीडिया आपको आके गया कि सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मत मानिए। डोंट ट्रस्ट देम, ट्रस्ट ओनली द ट्रस्टेड प्रोफेशनल। ठीक है। गोल और प्लानिंग को तो आप निगलेक्ट करते ही हैं जब भी आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजें करते हैं, तो वो प्लीज मत करिए। आप सही तरीके से अपने गोल्स को डिफाइन करिए कि मुझे एजुकेशन पे प्लान करना है, अपने बच्चों के एजुकेशन, मैरिज के लिए प्लान करना है, अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, इमरजेंसी के लिए प्लान करना है। जो भी मेरी प्लानिंग है उसको मुझे क्लियरली डिफाइन करना है और अकॉर्डिंगली उन इन्वेस्टमेंट्स को करना है। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से बहुत लोग ये गलती करते हैं, दैट इज पीपल इन्वेस्ट विद इमोशन। कि मेरे पापा ने यहाँ इन्वेस्ट किया था तो मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। Nothing of that's what happens. My wife has invested, so let me also invest. और my husband has invested, so let me also invest. मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं होता है। It doesn't help you anywhere. Trust only a professional certified financial planner professional, or go to your mutual fund distributor who have got the right knowledge to give you the knowledge towards ensuring that आप गलतियां ना करें। देखिए, इनके पास जाना, डॉक्टर के पास जाना उसी तरीके से होता है कि हम गलती ना करें, कैसे अपनी हेल्थ में सुधार करें, वैसे ही हम कैसे अपनी वेल्थ में सुधार करें, उसके लिए हमें फाइनेंशियल डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
जी। तो सर सेकंड क्वेश्चन जो है हमने इस पे ऑलरेडी बात करी हुई है, बट दिस इज जी। फॉर आवर, क्योंकि हमारे काफी सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने भी आज ऐड ऑन किया है, तो उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एसआईपीज चल रही हैं, तो कई बार लोग पूछते हैं कि इसकी क्या जरूरत है और गोल प्लानिंग क्यों करें जब ऑलरेडी एसआईपी चल रही हैं। तो क्या लगता है सर आपको कि मतलब लिंक करने से गोल से क्या आपकी एसआईपीज बेटर परफॉर्म करती हैं, या फिर what is the benefit if somebody already has existing SIPs? जी जी। सो हम सबने महाभारत देखी है। हमने देखा है कि जी जितने पांडव थे और कौरव थे, सबने ट्राई किया था तीर चलाना, लेकिन जी मछली की आंख पे किसने लगाई? अर्जुन ने। अर्जुन वॉज द ओनली वन हु वाज एबल टू हिट, है ना, बिकॉज उसको वही दिख रहा था। अर्जुन का गोल बहुत क्लियर था, उसे मछली की आंख ही देखनी है और उसी को हिट करना है, इसीलिए वो कर पाया। जितने लोगों ने गोल को नहीं देखा, उन लोगों ने इधर उधर अपने तीर चलाए। तो आप अपने तीर भी इधर उधर मत चलाइए, गोल डिफाइन करिए। लाइफ में गोल प्लानिंग बहुत काम आती है। आपको नीड, आपकी जो नीड्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्लियरली डिफाइन करिए और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मिडिल क्लास को अगर रिच बनना है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही टाइम पे अपने गोल्स को डिफाइन करें। देखिए, अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो भी मुझे गोल्स की डेफिनेशन समझने की जरूरत है। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की है, तब भी मुझे गोल को डिफाइन करने की बहुत जरूरत है। मैं मिडिल में हूँ तो भी मुझे गोल को डिफाइन करने की बहुत जरूरत है। अगर मैंने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो लेट मी डू दैट नाउ। वो आज ही सही समय है उसे कर। आप तीर definitely. इधर उधर मत चलाइए, अंधेरे में मत चलाइए, डोंट हिट इन द डार्क। सर एक Starting. क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ, जी जी इजाजत है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Yes. सर ऐसा है कि इंडियन मार्केट में मैं कंटिन्यू लगभग 2-3 ईयर से ये देख रहा हूँ कि जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आता था वो कंटिन्यू निकल रहा है, मतलब मनी ड्रेन हो रहा है। और इस समय सर लगभग जो मैं कैलकुलेट किया है मैंने, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इंडिया से कंटिन्यू पैसा निकल गया। तो अगर, चूंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि FIIs कोई बेवकूफ तो है नहीं, वो भी थोड़े पढ़े लिखे समझदार हैं और उन्होंने भारत में हम लोगों से ज्यादा पैसा अर्न किया है पहले। तो अगर कोई लगातार इतनी बड़ी मनी निकाल रहा है और कंटिन्यू निकाल रहा है, हर चांस पे निकाल रहा है, तो क्या कोई भारत में इकोनॉमी को लेके कोई बहुत बड़ी दिक्कत है? ऐसी कोई माइक्रो प्रॉब्लम दिख रही है जो हम लोग ना देख पा रहे हो, वो लोग देख रहे हैं और वो यहाँ से पैसा लेके निकल रहे हैं? मैं इस पर थोड़ा सा क्लियर कट जवाब चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो इसमें से मैक्सिमम जो पैसा मूव किया वो चाइना की तरफ मूव किया है। अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द मनी हैज मूव टू चाइना, बिकॉज चाइना ने उनको इंसेंटिव्स दिए। चाइना ने कुछ इंसेंटिव्स क्रिएट किए और उनको वहां बुलाया। उन इंसेंटिव्स की वजह से लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि चाइना इज अगेन अ ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी वंस अगेन। अभी वहां पे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो ग्रो नहीं कर रहे हैं और देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां से पुल आउट कर रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज ऑफ देयर ओन बिहेवियर। चाइना बहुत तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ये ट्रेंड आपको हर 3 साल 5 साल में दिखेगा कि बहुत सारे अट्रैक्टिव मेजर्स कुछ कंट्रीज लेके आते हैं ताकि लोग वहां मूव करें। जो जैसे आप देखिए, हम जब ट्रेडिंग करते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो, तो हम कई बार होता है कि हमें शॉर्ट टर्म कोई अच्छा एवेन्यू दिखता है तो हम पैसा यहाँ से निकाल के वहां मूव कर लेते हैं, हमें लगता है वहां ज्यादा गेन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी वो चीजें हुई है। डोंट थिंक कि ये बहुत ही नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है। ये होता है, हर कंट्री में ये चीजें देखी गई हैं। जब जब कोई नए अट्रैक्टिव ऑप्शंस आते हैं और इंसेंटिव्स मिलते हैं, लोग वहां मूव करते हैं। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो अगर इसके बावजूद वी आर ग्रोइंग, ये जो चेंजेस आ रहे हैं 8 लाख करोड़ मूवमेंट के बाद भी, हम जो है हमारे इन्वेस्टमेंट में काफी हमारी ग्रोथ है और हम भी अपने कुछ इंसेंटिव्स के ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, इंडिया इज अ वेरी अट्रैक्टिव इकोनॉमी। अगर आप देखें तो हमारे पास में गिफ्ट सिटी है, जो जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है हमारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे एक रेगुलेटर भी बिठाया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। वहां पे आज की डेट में FII और FDIs का जो इन्फ्लो है वहां से होना शुरू हो रहा है। तो वहां पे काफी सारे इंसेंटिव्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। देयर आर सो मेनी चेंजेस व्हिच द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली सबका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, बट आने वाले 3-4 साल के अंदर में आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रेंड ऐसा ही रहता है। 3 साल 5 साल में कुछ कंट्रीज अपने लिए कुछ इंसेंटिव्स लेके आएंगे और वहां आपको मूवमेंट्स दिखेंगे। उससे हमें पैनिक की जरूरत होगी। वी नीड नॉट वरी अबाउट। सर ऐसा भी है ना, हुआ था
Same I think 2020 में हुआ था when FIIs were bringing money to India and taking the money out of China. Correct. बहुत major trend था where बहुत बड़ा पैसा China से India move किया था. And now we are seeing in 3-4 years again it is moving. They like to churn their money, which is their habit. So this will happen. People will create incentive opportunities. Yeah. उनको भी attract करना है, तो we will also do that. और सर आई थिंक ये भी ट्रू है फॉर FIIs दैट ये जो हमें नंबर न्यूज में दिखता है, अगर हम इसका रेशियो देखें टुवर्ड्स द टोटल FII मनी, तो जो FII शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म FIIs होते हैं, तो जो ये जो मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है वो शॉर्ट और मीडियम टर्म का होता है, एंड द लॉन्ग टर्म FIIs आर स्टिल इन्वेस्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, राइट? यस. और आगे अभी जो राउट भी हो रहा है ना, वी आर राउटिंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू द गिफ्ट सिटी, सो थिंग्स विल चेंज बिकॉज़ इट हैज बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर FIIs एंड FDIs. डेफिनेटली. और हमने जैसे कि एक पिछले चार्ट में देखा भी था कि जो इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट है वो पूरे जो वर्ल्ड बैंक ने और जो EY जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने निकाली है, तो उसमें इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट इज स्टिल एट 6%. तो आई डोंट थिंक हमें FII के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, राइट? जी जी, ओके. सो द नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है सर मेरा. जी जी जी. इंडिया मतलब किसी के ऊपर भी अगर कोई डेट बढ़ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसको, भाई मेरे ऊपर कर्ज बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम वाली बात है. और जैसे 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है, जो चीजें हमको पता चलती हैं कि लगभग इंडिया के ऊपर 3 टाइम्स से ज्यादा कर्ज हो गया जितना पहले था. तो ये कितना उचित है? और जितना कर्ज दिख रहा है सर, इस हिसाब से इंडिया के अंदर डेवलपमेंट तो नहीं दिख रहा है. जितना कुछ बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है कि भाई भारत में लोग आ रहे हो, यहाँ से तो उल्टा लोग जा रहे हैं और कर्जा बढ़ता जा रहा है. तो ऐसा तो नहीं कि कल को कुछ एक बड़ी एकदम से कुछ जैसे 2008 में अमेरिका के साथ हुआ वैसा कुछ यहाँ हो जाए. तो वो तो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को संभाल लिया. अब सर हम लोग इस चीज को कैसे संभालेंगे? देखिए 2-3 चीजें जो आपको देखनी होंगी 2014 के बाद में जो चेंजेस आए हैं. अगर आप सिर्फ कर्जे की बात करेंगे तो एक ये भी है कि इंडिया की जो GDP है उसकी भी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है ना. और GDP की ग्रोथ होने का रीजन ये है कि जो कॉमन पीपल है उनमें भी काफी ग्रोथ हुई है और हमारे इंफ्रा में भी काफी सारे डेवलपमेंट्स आए हैं जो हमें डायरेक्टली हर जगह देखने से समझ में नहीं आता है. जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी 2 तरह की थ्योरीज चलती हैं मार्केट में, है ना, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक. मैक्रो लेवल पे फाइनेंस मिनिस्टर 2 चीजें करती हैं. शी प्रिपेयर्स द फिस्कल पॉलिसी, मेनली जो उनका मेन काम है फिस्कल पॉलिसी बनाना. फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेशन, इन 2 चीजों पे फोकस रहता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे स्पेंड करेगी और क्या क्या टैक्सेस लेके आएगी, चाहे वो GST हो या नॉर्मल टैक्सेशन, राइट. और इन्वेस्टमेंट्स पे काफी फोकस रहता है. आप देखिएगा कि जो बजट आप ओपन करेंगे तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्होंने क्रिएट किए हैं जहां जहां पे हम डेवलपमेंट करें, चाहे वो इंफ्रा हो, एजुकेशन हो या फिर हमारा डिफेंस का सेक्टर हो. जिन जिन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो, अलाइड सेक्टर्स हो, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. तो अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स काफी हद तक वहां पे ग्रो किए हैं मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स में. देखिए कर्जा हमारा जो मेजर आया है वो कर्जा आया है कोविड के टाइम पर. उस टाइम पे कंट्री ने जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी हद तक हमें जरूरत पड़ी थी क्योंकि हमें पूरे देश को वैक्सीनेट करना था, तो वहां पे हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि वी आर नॉट ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी. वी आर द 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. आप देखिए कुंभ, एक अकेला कुंभ जब हमने किया तो इंडिया ने $1 ट्रिलियन ऐड किए कुंभ पर. $1 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन से हम 4 ट्रिलियन हो गए, है ना. तो हम सोच रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे बाय 2028. हो सकता है हम पहले ही बन जाएं बिकॉज ऑफ द वे इन विच वी आर ग्रोइंग. दूसरी चीज ये है, अब कोई कहेगा कि हाँ पर कैपिटा इनकम कम है हमारी क्योंकि इंडिविजुअल्स की इनकम नहीं है उतनी ज्यादा. तो पर कैपिटा इनकम हमारी इसलिए कम है कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी रही है. हमारी पॉपुलेशन कम तो हो नहीं रही है और ये फर्दर ग्रो करेगी ही करेगी. लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ भी है, विच इज एडिंग टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्जा होने का मतलब हमेशा लॉस है. देखिए डेट इक्विटी रेशियो अप टू अ सर्टेन लिमिट इज गुड. कहते हैं कि 1.5:1 या 1.2:1 या 2:1 तक डेट इक्विटी रेशियो इज ओके. हाँ, अगर आपका ऐसा हो जाए कि भाई आप जो है मतलब 1:10 के रेशियो में चल रहे हैं कि भाई 10 टाइम्स आपका डेट हो गया है, तो दिक्कत बढ़ जाती है. ऐसा ये मैनेजेबल डेट है. आज की डेट में अगर 91 में आप देखें तो हमने तो अपना गोल्ड तक गिरवी रख दिया था. हमारी तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी सर. 2014 से पहले हमारी कंडीशन, हमने वो सारा रीपे कर दिया. वी हैव रीपेड व्हाट वी हैव टेकन. वो गोल्ड भी हमारा रिटर्न आया है भारत. तो
आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। देखिए अगर हम शॉर्ट टर्म होराइजन करेंगे तो हमें दिखेगा कि बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है। हम लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, रेजिलियंस रखेंगे, तो देन वील सी दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इंडिया विल ग्रो वेरी वेल। Yes. So actually, let's keep the questions बाकी के for the end, क्योंकि एक designated time है और फिर अपने आप call cut भी हो सकता है. So let's Sure. continue with the flow. और last में हम एक stage open करेंगे for everybody. तो आप अपने questions सब पूछ सकते हैं. Okay. Sir, the next question in this was कि काफी सारे लोगों को ना आज के financial climate में बहुत confusion होता है. कौन आ रहा है, ये है किस, या तो बैंक एजेंट से लेते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, एमएफडी जाते हैं. तो उसके लिए आपने ये जो हमने एक चार्ट बनाया है, तो वो अगर आप शॉर्ट में हमारे ऑडियंस को समझाना चाहें कि अगर एक इंसान को इंडिया में, भारत में रह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं. देखिए हमारे यहाँ पे बहुत क्लियर डिमार्केशंस हैं. जैसे एमएफडीज हैं और आरआईएस हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. Registered investment advisors are registered by the SEBI and MFDs एमफी के अंडर में आते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. और यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस ये रहता है कि जो आरआईएस हैं वो फी बेस्ड इनकम पे फोकस करते हैं और एमएफडीज का जो होता है एक जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है अंडर द व्हिच इज मोर लाइक अ चार्ज अंडर योर म्यूचुअल फंड दैट यू बाय, राइट. ऑब्वियसली एमएफडीज का फोकस काफी हद तक ये रहता है कि वो क्लाइंट को हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल प्लानिंग. आरआईएस का भी बहुत क्लियरली फोकस है कि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग पे हेल्प करनी है. लेकिन मेजरली अगर आप देखें तो ये दोनों ही प्रोडक्ट सेलिंग कैटेगरी में आते हैं, जहां पे इनको प्रोडक्ट सेलिंग करना अलाउड होता है ना. तो इसमें कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है. आरआईएस ऑब्वियसली अगर आपका एयूएम बड़ा है, आपके पास में ज्यादा पैसा है, तो ऑब्वियसली आरआईए इज अ गुड ऑप्शन. म्यूचुअल फंड जो है सबके लिए है. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आज की डेट में हमारे देश में काफी ग्रो कर रहे हैं और दे आर एवरीवेयर. So that's another opportunity which is there for you. RAs जो होते हैं they are more for the portfolios. तो वो majorly they are more into analysis kind of an activity and they are not customized in terms of how they perform. PMS is for the larger investors. That is not for the common investor. सबके लिए नहीं है वो. Again, your MFD can help you in doing that. और DIY तो आपको पता ही है, इस पे तो मेरे को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं. But one important fact, इन सबके बीच में एक CFP प्रोफेशनल भी होता है, a certified financial planner professional. So CFP professional is like a doctor जो आपको गाइडेंस देता है, कंसल्टेशन देता है towards your finances. They will not sell you a product. They will not get into the product selling. अगर उनको product sell करना है तो they will be either RIAs, MFDs or PMS, whatever license they have to take, they will take and they will give you that advice accordingly. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. जैसे for example, Ashwi Investment is I think you are also RIA. No, sir, we are MFD, but that is where like we are different. कि MFDs में सबको लगता है that they are selling products, but जैसे कि ऋषिका ने सबसे पहले address किया, तो that is why we wanted to show this landscape कि अगर आप cost wise देखें तो सबसे ज्यादा advantageous एक investor के लिए MFD होता है, क्योंकि RIAs का fees होता है and everything, but the problem comes on trust. But that is where we step in कि since we have been in this industry for 25 years और अभी आगे हम अगर आपको अपने clients के क्या कहते हैं and all हमारे event में दिखाएंगे, तो MFD is where जहां हम अपना advantageous point लाते हैं कि हम 25 सालों से इंडस्ट्री में हैं और हमारा ऑलरेडी इतना ट्रस्ट बिल्ड है कि यहाँ पे आपको कॉस्ट वाइज एंड एडवाइस वाइज कि हम CFP प्रोफेशनल्स हैं तो आपको एडवाइस भी मिल जाता है, आपको फी का भी नहीं देखना है और आपको एक प्रॉपर होलिस्टिक प्लानिंग भी फैसिलिटेट. तो MFDs के बारे में ये बहुत मिसकंसेप्शन मान लीजिए या होता भी है इंडस्ट्री में कि हाई कमीशन प्रोडक्ट्स, लोगों को लगता है कि सिर्फ कमीशन वाले प्रोडक्ट्स देते होंगे, बट दैट इज वेयर Ashwi Investment is different, where we are also CFPs and we guide the investor on a holistic approach and not just product selling. And in fact, I have seen that there are a lot of mutual fund distributors like you who are more into education rather than just product selling, which is really a good sign. But यहाँ पे आपने 2-3 points रखे हैं, influencers, fintech apps and banks के ऊपर. Yeah, ये मैंने influencer is a challenge for everyone. ऐसा नहीं सिर्फ भारत में है. You go to any country and anywhere in the world, it's a challenge. Again, आपको एडवाइस उसी से लेनी है जो क्वालिफाइड है आपको एडवाइस देने के लिए, सबसे नहीं लेनी है. इन्फ्लुएंसर माइट नॉट बी क्वालिफाइड. एप्स में भी हो सकता है कि लोग क्वालिफाइड ना हो और बैंक्स में भी. तो आप जब भी कोई आपको एडवाइस दे तो बस ये ध्यान रखिए कि यू शुड आस्क फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन.
कि क्या आप सर्टिफाइड हैं, क्या आप क्वालिफाइड हैं। अगर वो क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, तभी आप उनसे आगे बात करिए। अदरवाइज बिफोर यू हैंड ओवर योर हार्ड अर्न मनी, उसको आप जो है मतलब बिना ये चेक्स एंड बैलेंसेस किए हुए आप आगे मत बढ़ो। जी जी बिल्कुल। ओके, तो अब हमारे पास एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी थी, डू इट लाइफ फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि काफी सारे बार सर ने बोला कि आपको अपने गोल्स, अपनी रिस्क एपेटाइट पता होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें समझने के बाद आइए हम लाइव इस कॉल पे अपनी रिस्क एपेटाइट समझते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा गेम बनाया है विच इज फाइंड योर फाइनेंशियल राशि। इसमें अगर आगे जाके इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के एक स्कोरिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बस ये 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाउ ऑफन डू यू चेक योर पोर्टफोलियो? प्लीज आप इनमें से हर कोई, एवरीवन हु इज हियर, बिकॉज दिस वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव वेबिनार, तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं अपना एक आंसर चुनिए, फिर उस आंसर का पॉइंट देखिए। तो जैसे अगर आप बोलते हैं कि हाउ ऑफन डू यू चेक योर पोर्टफोलियो, अगर वो हर रोज है, एवरीडे, तो आप 1 करिए अपने मन में। फिर अगर वो एवरी वीक है तो 2 है, B is 2, C is 3, D is 4। ऐसे करके लेट्स आंसर दीज 5 क्वेश्चंस और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल राशि क्या है। तो अगर 5 to 8 के बीच में होगी तो वो चिंता राशि है, अचानक राशि, मित्र राशि, ऐसे करके। तो फाइंडिंग योर फाइनेंशियल राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट मी जस्ट गिव एवरीबडी 2 minutes to answer these questions. I hope it's clear. Rishika, is it You clear? can also write it in the chat box. Yes, yes, yes. If प्लीज अपने everyone would अपने like. जी अपने अपने टोटल स्कोर्स को चैट बॉक्स पे डालिए, या एक ही क्वेश्चन करके डू यू वांट टू मूव फॉरवर्ड? I think we can move forward with one question. Everyone can put it in the box, in the ओके chat box. ओके, ऑसम। या तो प्लीज आप पहले क्वेश्चन का जवाब चैट बॉक्स में डालिए। हाउ ऑफन डू यू चेक योर पोर्टफोलियो? एवरीबडी, A B C D E। Rishika, do you see responses? Yes. Okay, because in mine it's the presentation. Yes. Okay. इसको ये भी कर सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट लेके आप आफ्टर वेबिनार वो हमको अपने इसका स्कोर भेज सकते हैं। जी जी, आफ्टर एक्चुअली वेबिनार अपना हमारा कांटेक्ट नंबर लेके हमारे कांटेक्ट नंबर में अपना स्कोर भेज सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लास्ट में हम एक स्कैनर देंगे जो हमारे व्हाट्सएप का हाँ। स्कैनर है। अगर आप हमें उस पे हाय भेजेंगे तो हम आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन भेज देंगे आपके और बेनिफिट के लिए। हाँ, और इसका एवरीवन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हमको भेज सकते हैं। जी जी जी, बट क्या ये 5 आंसर्स? हाँ, सेकंड आंसर हम करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट देंगे बस हम इस एक्टिविटी को। बस 1-2 लोगों की हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऋषिका, सिंस यू आर एबल टू सी द आंसर्स, डू यू वांट टू टेक अप? Yes. यस। तो किसी एक आध सैंपल लेके फिर हम उनकी राशि चेक करते हैं, टोटल स्कोर लेकर। साइड में How do you- कॉन्टेक्ट्स भी अपना दे दो, जिससे ये इसका टाइम पीरियड होने से ये क्लोज ना हो जाए। नहीं नहीं, तो गूगल गूगल मीट, आई डोंट थिंक। सचिन, क्या इसका कोई टाइम है? ये बंद हो जाएगा अपने आप नहीं, कॉल? नहीं ना? No. हाँ, नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जी, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज कमिंग टू एन एंड। बस ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हमें दिखाना था कि आप हर किसी की रिस्क एपेटाइट कैसे अलग होती है, और उसके बाद हम एक सैंपल गोल प्लानिंग शीट देखेंगे। सो ऋषिका, can we calculate some rashis just for a sample? Yes. Yes. 1, What's your 4. तो जैसे आपका क्या रिएक्शन है ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश? क्या आप पैनिक करते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं? क्या आप नर्वस होते हैं बट डटे रहते हैं? क्या आप कुछ नहीं करते? क्या आप ज्यादा खरीदते हैं? या आप नोटिस ही नहीं करते अनलेस कोई आपको बताए? फिर क्यों आप इन्वेस्ट करते हैं? क्या मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने बोला है, टैक्स पर्पस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लाइफ गोल्स के लिए?
फिर चौथा क्वेश्चन इज कि आप एक म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं? मैं नहीं करता, मैं बस वो ले लेता हूँ जो ट्रेंड कर रहा है, या मैं पास रिटर्न्स के बेसिस पे करता हूँ, या मैं अपने एडवाइजर से पूछता हूँ, रिसर्च करता हूँ रिटर्न रिस्क की, या फिर खुद से मैं पूरा एसेट एलोकेशन टैक्सेशन इवेल्युएट करता हूँ। तो आप किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड पिक करते हैं, उसका अपना आंसर प्लीज चैट बॉट में डालिए, चैट बॉक्स। एंड योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल, क्या वो रैंडम और इमोशनल है, कॉशियस है और इनकंसिस्टेंट है? So, क्या uh, किसके पास in the 5 questions हमारे पास 3 आंसर्स हैं. Ashwin will tell us कि उनकी राशि क्या है. मनोहर जी का टोटल स्कोर was 18 as he said. Okay, amazing. Okay, so 18 to 20, मनोहर जी की विश्वास राशि है. They trust their advisor and stick to advice, values peace of mind. That's amazing. I think हमारे We have Pulkit here जिनका टोटल स्कोर 21 है. 21. ओके, लक्ष्य राशि है पुलकित की. मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ जिससे हर कोई देख पाए. एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, प्लान करते हैं और पर्पस के साथ इन्वेस्ट करते हैं, बट स्टिल सीख रहे हैं इन्वेस्टिंग. इज दैट समवेयर करेक्ट पुलकित? कैन यू ड्रॉप अस यस और नो इन द कमेंट्स? क्या ये थोड़ा सा, और ये विश्वास राशि क्या सर आपके लिए ठीक थी? आप अपने एडवाइजर पे विश्वास रखते हैं? He's saying that he's still learning, which is exactly what his Rashi said. So Yes. we can Yes, understand yes, a lot exactly. about our own investment style with this. Let's check one more person. Nikhil ji has 16 as their total score. Okay, 16 है मूल राशि. निखिल जी कंजर्वेटिव, प्रिफर्स सेफ्टी, नीड्स नजिंग टू एक्सप्लोर बेटर रिटर्न्स. क्या ये थोड़ा बहुत ऑन पॉइंट है? सो ये एक बहुत ही बेसिक सैंपल है. जब आप सच में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ये तो एक इंटरैक्टिव गेम की तरह हमने क्लोज बाय बनाया है, बट जब आप सच में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आर CFP प्रोफेशनल्स वो आपको एक डिटेल्ड फॉर्म देते हैं जो आप फिल करते हैं, जिसमें और भी बहुत चीजें होती हैं जिससे आपकी रिस्क एपेटाइट का पता चलता है. Right. Okay. So I hope everybody liked this little Rashi thing. Nikhil ji said that it is very close to the reflection of his thoughts. So we are very happy that we are able to calculate something that is near to your own goals. So let's move forward. Yes, Ashwin. Yes. Okay. Okay. Amazing. Wonderful. Okay. So अभी सर आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले इंसान अपनी रिस्क एपेटाइट समझता है, उसके बाद अपने गोल्स को प्लान करता है. इज दैट करेक्ट? आई थिंक रिस्क से पहले नीड एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज माय नीड. जी. राइट. सो सबसे पहले मैं नीड एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं रिस्क को समझता हूँ एंड देन उसके बेसिस पे मैं अपने गोल्स को डिफाइन करता हूँ. जी, एग्जैक्टली. सो यहाँ पे हमने ये सैंपल शीट दिखाई है, ये हम आप सभी को आफ्टर द वेबिनार भेज भी सकते हैं. कभी कभी होता है ना कि हमें पता होता है बट हर चीज को एक जगह पे कंपाइल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो जैसे ये सैंपल है, रजत, तान्या, खुशी और परी, ये पेरेंट्स हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं. तो आप यहाँ अपने नाम और यहाँ अपने बच्चों के नाम, और इफ नॉट लीव ब्लैंक. तो एक तरीके का ये टेक अवे वर्कशीट हमने आपके लिए रखा है, जिसमें से आप एक आइडिया ले सकते हैं. जैसे यहाँ आपने अपनी एज डाली, अपनी रिटायरमेंट एज डाली. जी. उसके बाद जैसे कि सर ने ये म्यूट हो सकता है प्लीज? Yes, muted. यस. तो उसके बाद आप इसमें अपने गोल्स डालिए. जैसे कि सर बोल रहे हैं कि रिस्क एपेटाइट से भी पहले आप अपने गोल्स को डिफाइन करिए. क्या मुझे वेकेशन लेना है? क्या मुझे अपने मम्मी पापा को कहीं घुमाने लेके जाना है? क्या मुझे एक नई गाड़ी चाहिए? रिटायरमेंट, इमरजेंसी? और उस हर गोल की प्रायोरिटी को डिफाइन करिए. जो सर बोल रहे हैं ना कि गोल्स को डिफाइन करना, वो ये है कि आपकी उस गोल की क्या प्रायोरिटी है, फिर उसमें आपको कितना समय है. जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है 5 साल बाद, लेकिन मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए 25 साल बाद, इमरजेंसी कॉर्पस मुझे आज ही चाहिए.
तो ये एक सैंपल टाइप का बना है जिसमें आप अपनी खुद की वैल्यूज डाल सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन, फिलांथ्रोपिक, काफी सारे गोल्स हैं। अब कौन से गोल आपके बच्चों पे वैलिड हैं, आप पे वैलिड हैं, इन पे आप फिक्स कर सकते हैं। तो आइए एक हम सैंपल प्लान देखते हैं। ओके, सो ये सैंपल प्लान मैं आप सभी को भेज दूंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई बिन टोल्ड कि थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो गया है, बट दिस इज बेसिकली जैसे अगर आप कोई बोलता है कि मुझे 5 लाख की वेकेशन लेनी है, मुझे एक लग्जरी वेकेशन लेनी है, दिस इज जस्ट टू शो कि कितना पर्सनलाइज आपके लिए प्लानिंग हो सकती है। अगर मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला कि एक 5 लाख की वेकेशन मुझे हर 2 सालों में लेनी है और मुझे चाहिए कि हाँ 5 लाख की लग्जरी वेकेशन हर 2 सालों में लेनी है। अब ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको 10 लाख की लेनी है या आपको हर 4 सालों में लेनी है, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पड़े हुए हैं, जो भी येलो हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं और अपने लिए निकाल सकते हैं। तो जैसे मोस्टली लोग एक रैंडम अमाउंट, कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर इस इंसान ने जिसको एक 5 लाख की वेकेशन लेनी है हर 2 सालों में, उसको सिर्फ अगर स्टेप अप के बाद सिर्फ 890 रुपीज की मंथली SIP रिक्वायर्ड है और स्टेप अप ना करे तो 11,000 की। इससे हमें SIP और SIP स्टेप अप का भी डिफरेंस समझ आता है। ठीक है, एक और हमने जस्ट फॉर सैंपल ये रखा है, किसी को अगर 5 सालों में कार लेनी है तो ये हम आपको भेज देंगे। आप अपने ये चेंज कर सकते हैं कि 5 नहीं हमें 10 साल में लेनी है, या करंट कॉस्ट ऑफ कार क्या है। तो उसके बाद हमने ये EMI वर्सेस SIP दिखाया है कि अगर आप उस टाइम पे EMI लेंगे लोन या अभी SIP करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि SIP अगर आप आज करते हैं 5 साल बाद कार लेने के लिए, तो दैट इज ऑन अ लेसर अमाउंट, राइट। सो ये बस मुझे मुझे आप क्या ये आपको शीट चाहिए? अगर आपको चाहिए तो प्लीज चैट बॉक्स में यस डालिए, तो मैं आपको वो शीट जरूर भेज दूंगी। हेलो। Yes. Yes. Moving forward, there was a question for Christian sir from one of our clients. He is saying that he would like to build generational wealth. So he wanted some pointers on how to build generational wealth. Thank you Very, for very your interesting question. या क्या नाम है इनका? पुलकित। Yes. ओके, पुलकित, बहुत अच्छा सवाल है जनरेशनल वेल्थ के लिए। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट की जाती है तो जो भी उस जनरेशन का जो फर्स्ट सिपाही होता है ना, वही सबसे ज्यादा घायल होता है, उसी को सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू डू दैट फॉर योर फैमिली एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लेगेसी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप सही टाइम पे कर लें। मुझे आपकी एज नहीं पता है, जो भी आपकी एज है, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, सॉरी 25, तो बहुत सही एज है पुलकित आपकी, ये तो बहुत सही टाइम है आपके लिए। फ्रॉम हियर ओनली यू कैन स्टार्ट, और आप अच्छे से इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करिए, प्लान करिए। Sir, I have started in my 19. When I was in my 19, I have started. Yes, I have started. तब तो आप ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, समय से आगे बढ़ रहे हैं पुलकित, बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली गुड। तो इसको कंटिन्यू रखिए। बस वही लाइफ में ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट टर्म के गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म मनी यूज ना करें, और लॉन्ग टर्म के गोल के लिए शॉर्ट टर्म मनी यूज ना करें, ये हमेशा ध्यान में रखें, है ना। और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनको प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज जो भी आपका बेसिक प्रिंसिपल है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। उसके लिए आपको सही तरीके से अपने राइट इंश्योरेंसेस वगैरह रखने चाहिए, जो आपको आगे जाके बहुत काम आएंगे। और जो दूसरी बात है कि आप जो है ऑलरेडी अगर 19 ईयर्स से कर रहे हैं तो यू हैव ऑलरेडी सीन 6 years ऑफ मार्केट, तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल में आपको क्या एडवांटेजेस मिले, क्या गेन्स हुए। तो आप इसको जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको एडवांटेज मिलेगा। देखिए, जनरेशनल वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है My view is to keep my portfolio for 45 years down the line. I will keep my portfolio rising 5 years for तक, 70 साल की उम्र तक आप रखेंगे। 45 years. Yes, sir. If I live that much. No, why Thank not? you So so much you for will this. live. You will Yeah. live. Yeah. See, the average age of an Indian is 73.2 today, which is going to go up to 85 going forward. तो ये बढ़ने वाली है, एवरेजेस कम नहीं हो रही है, तो people will be there. और लोग 70 के ऊपर तो बहुत नॉर्मली रहते हैं आज की डेट में, that's not a problem at all. राइट, सो देखिए, 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें वेल्थ के साथ में। ओके, जितना ज्यादा आप हेल्थ पे फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके खुद के लिए भी और आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ज्यादा काम आएगा।
तो उस पर आप जरूर ध्यान दें। और Sir, I do some active investments also. Should I keep them or should I totally close them? देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्टिव ना रखें। जितना ज्यादा आप लॉन्ग टर्म में जो है उसको छोड़ेंगे, राइट, जितना ज्यादा एरोप्लेन मोड पे डाल के छोड़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा देगा। जी, so everyone can ask their questions now. बस मैं एक सेकेंड इंटरप्ट करना चाहूंगी। अगर किसी को भी ये पीपीटी चाहिए या किसी को भी वो कैलकुलेटर्स चाहिए तो प्लीज ये QR कोड एक बार आप स्कैन करके हमें एक हाई ड्रॉप कर दीजिए एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। नाउ द पैनल इज ओपन, आप सभी अपने क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है सब कुछ, तो अच्छी बात है, इट्स रियली गुड। वैसे भी आज गणेश चतुर्थी है तो सारे लोग अभी लंच के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आई थिंक लंच का टाइम भी वी शुड नॉट होल्ड देम फॉर लॉन्ग। यस यस डेफिनेटली। तो बस हमें आप ये QR कोड स्कैन कर लीजिए फॉर एवरीबॉडी, तो यहाँ से यू कैन गेट इन टच विद अस। Sir, if someone want to retire in its early age and he is having a corpus which is a multiple of more than 40 of what he is spending in an year, should he retire or not? तो एक चीज पुलकित हमेशा ध्यान में रखना, लाइफ में कोई रिटायर नहीं होता है। लाइक टेस्ट मैच, वी कीप ऑन प्लेइंग इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स, डजंट मैटर, नोबडी रिटायर्स। तो रिटायरमेंट इज जस्ट अ माइंडसेट, है ना? ना तो कोई एज होती है रिटायरमेंट की, ना ही कोई टाइम होता है, इट इज जस्ट अ माइंडसेट। सो अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, आप कर सकते हो, करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि लाइफ में हमेशा आपको सेकंड इनिंग्स के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो जो आप कॉर्पस क्रिएट करते हैं वो सेकंड इनिंग्स में यूज हो सकता है, थर्ड इनिंग्स में हो सकता है। आप जो जनरेशनल वेल्थ की बात कर रहे थे ना, खुद आपकी खुद की जनरेशन में आप उसको 3-4 बार देख लो। आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रिटायर्ड अर्ली थिंकिंग दैट दे हैव गॉट 40-50 टाइम्स, बट विद इन 5 years दे केम बैक एंड दे वर लुकिंग फॉर जॉब्स। ये भी एक ऐसा होता है कई बार, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें मतलब देखो, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो मैं एक्टिवली जो काम कर रहा था वही करना है, कुछ और कर सकता हूँ। मैं फिलैंथ्रोफी कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन में जा सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल, और लोग करते ही हैं। बस ये ध्यान रखना कि जितना जल्दी लोग रिटायर हो जाते हैं ना, उतना जल्दी वो अपनी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। राइट। ओके, so assuming there are no more questions, we would like to, one second, there is a short video of our recent 25th anniversary celebration. We will just play that and we will thank everyone for joining this session. Sorry. One second. आज मार्केट बंद है, कुछ Yes. लोगों को नशा होता है, तो सुबह जो है इसमें दिखा रहा है ऐप में चेंज कब होगा। Okay. Okay. So we will end the session here. The panel is also here. I would like to say a big thank you to Sir for joining today and helping us with all our questions and हमें सबको समझने में कि financial planning actually truly क्या है. So thank you Krishnan sir so much for joining.
एंड थैंक यू टू एवरीवन एल्स, लाइक आपने इस छुट्टी वाले दिन गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़े सुबह सुबह, उसके लिए मैं आप सभी को शुक्रिया करना चाहूंगी. Shika, do you wanna say something? Hello. Risika is not here. अच्छा अच्छा, ठीक है, okay, ठीक है. Thank you so much everyone for joining. I think हमारे पास एक query आ रही है. If we have invested some money through lump sum and SIP, sir, are you still here? I'm there, but I think, yeah. Okay, if we have invested some money through lump sum or SIP, but due to current issues, you are not able to continue with further additional investment, will we see the investment building? Indeed, it will build. It will build. Only thing would be that the push that you can give with regular investments will not be there. मतलब आप अगर रेगुलरली उसमें पैसा डालते रहेंगे तो उतना आपको वो पैसा और बढ़ता रहेगा, लेकिन आप रोक भी देंगे तो बढ़ जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से जबरदस्ती एक SIP कराई थी 2009 या 10 में, जी. जहाँ पे मैंने 10,000 रुपए डाले थे और फिर मैं भूल गया, मैंने आगे डाला ही नहीं. वो 10,000 रुपए मुझे 2024 में करीब 1.5 लाख रुपए बन के मिला. तो आप समझ सकते हैं, मैंने अब उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैंने क्या गलती की. अगर मैं रेगुलरली वहाँ इन्वेस्ट करता तो शायद वो 1.5 करोड़ होता. बट इट्स अ डिफरेंट थिंग. आपके ऊपर है, आप छोड़ते भी हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्ड होती है, लॉस नहीं होता लॉन्ग टर्म में. बबीता जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? श्री कृष्णा जी, आपका भी हैंड रेज है. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके अभी कह सकते हैं. नो मैम, ऑलरेडी सर ने सारा कुछ डिस्कशन कर दिया है. अच्छा, ओके. आई होप एवरीवन लाइक दिस मीटिंग. ये हमारा स्कैनर है. यू कैन स्कैन दिस, ड्रॉप अस अ हाई एंड वी कैन कनेक्ट आफ्टर दिस वेबिनार आल्सो. ओके, लेट्स थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग. Thank you and happy Ganesh Chaturthi. Thank you. Happy Ganesh Happy Chaturthi. Ganesh. Thank you so much. थैंक यू कृष्ण जी. ये मैं